नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के लिए लेकर के आए हैं जो कि बचपन से ही अपने माता पिता के झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये कहती हैं कि छोटी उम्र से ही इतने ज़्यादा झगड़े देखे हैं इन्होंने अपने घर के अंदर, और झगड़ा करने के अंदर ये कहती हैं कि ना तो मेरी माँ कम है ना ही मेरे पिताजी कम हैं, दोनों जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, सख्त नफरत करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दोनों एक दूसरे के साथ रही जा रहे हैं, ना एक दूसरे को छोड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ ढंग से जीते हैं। और ये कहती है इन दोनों के कलेश के बीच में मैं और मेरी बहन बुरी तरह से पिस गए हैं। आज ये बहन लगभग 26-27 वर्ष की आयु की कन्या है, लेकिन ये कहती कि इनके झगड़े मैंने इतने ज़्यादा देख लिए हैं भैया कि मेरा खुद शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जो ट्रॉमा पिछले 26 सालों से मैं देखती आई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी माँ की तरह किसी दूसरे परिवार के अंदर जाऊँ और वहाँ ये मुझे ट्रॉमा देखने को मिले। तो ये कहती है कि मेरे को इतना खौफ बैठ गया है अंदर कि मुझे ऐसा लगता है कि भैया मुझे तो अकेला ही रहना है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि पुरुष इस प्रकार का ही मेरे को मिले या इस प्रकार का ही हमारा झगड़ा हो। कहती लेकिन मेरे अंदर रिस्क लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरे अंदर जैसे मेरे अंतर्मन, मेरी आत्मा मर गई हो, इस प्रकार के जो शब्द हैं इस बहन ने इस्तेमाल किए। ये कहते हैं कि भैया जब मैं छोटी थी ना तो बहुत मैं खुल करके हंस करके सबसे बात कर लिया करती थी, खेल कूद में अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे इनके झगड़ों का जो प्रभाव है, जो माता पिता के झगड़ों की जो एनर्जी है वो मेरे अंदर बसती गई, मेरे अंदर बसती गई। तो ये बताती है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई हूँ। आज जो ये जब हम बहन से बात कर रहे थे तो बहन ने कहा कि भैया मैं काउंसलिंग आपसे करा रही हूँ तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आ रही है कि मैं इतनी सारी बातें आपको बोल पा रही हूँ, वरना मैं तो अंदर ही अंदर ऐसे घुटती रहती हूँ, मुझसे किसी को बताया ही नहीं जाता कि मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रही हूँ। हमने इनसे कहा कि भाई तो माता पिता क्या मतलब आपके साथ भी मतलब ये हैं और इनकी एक बहन भी हैं, तो आप लोगों के साथ कोई मारपीट या ऐसा कुछ करते हैं? कह रहे नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं कहते वो, लेकिन उनकी जो झगड़े की इंटेंसिटी है इतनी ज़्यादा है। ये कहती हैं कि अगर मेरे माँ और पिता एक दूसरे के सामने बैठ गए ना, एक दूसरे के सामने आ गए तो एक दूसरे को तंज कसेंगे ज़रूर। कभी पिता कुछ बोल देंगे, कहते हैं पिता माता जो हैं इनकी, एक तो उनके थोड़ा चरित्र के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, कुछ कुछ उस पर कमेंट करते रहते हैं। थोड़ा जो इनकी माता जी हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर, उनके घर संभालने की कि वो ठीक से नहीं संभालती या कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट पास करते रहते हैं। फिर ये कहती हैं जो इनकी माता जी हैं, इनके माता जी पिता के ऊपर तंज कसती रहती हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी रीझ है, वो इनके पिताजी पूरी नहीं कर पाए। इनके पिता चाहते तो बहुत पैसा कमा करके बहुत कुछ ला सकते थे घर के अंदर, लेकिन कभी भी उन्होंने इनकी माता की बात नहीं सुनी, जिसके चलते इनकी माता को इनके पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो हमने इनसे पूछा कि पिताजी क्या काम करते हैं, तो बहन बताती कि इनके पिताजी जो है पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, पुलिस वाले थे इनके पिताजी। लेकिन इनके पिताजी का कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार टाइप के पुलिस वाले थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं ली है, और इस चीज़ के ऊपर इनकी माँ को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। हालांकि बहुत ज़्यादा खुल करके इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन दोनों का जो झगड़ा है, झगड़े के अंदर एक मुद्दा ये है, हमने माँ को कभी भी डायरेक्टली ये बोलते हुए नहीं देखा कि भाई आप रिश्वत क्यों नहीं लेते हो, लेकिन उनका यही रहता है कि भाई जितना तुम कमा सकते थे या जितना तुम्हारे साथ के लोगों ने कमाया तुम कमा लेते तो हमारे पास ये होता, हमारे पास वो होता, हमारा घर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो इस चीज़ को देख करके कहते हैं कि जब तक पापा ने ड्यूटी करी, अब तो पापा रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमेशा हमने अपनी माँ को झगड़ते हुए देखा है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ से जो पिता है, पिता ने हमेशा से माँ जो घर का काम करना होता है उसके अंदर असक्षम, तो मतलब दोनों एक दूसरे को उनके जो रिस्पेक्टिव काम है उसके अंदर असक्षम
फील करते हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो। माँ के लिए पिता किसी काम की नहीं है, पिता के लिए माँ किसी काम की नहीं है। रहते दोनों एक ही घर के अंदर है, रहते दोनों एक साथ ही हैं, रोटी दोनों को एक साथ ही खानी है, बस आपस में झगड़ते रहना है। और ये कहती हैं कि वो अपने झगड़े के अंदर इतने बिजी रहे, दोनों इतने बिजी रहे कि उन्होंने कभी हम दोनों बेटियों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को प्यार भी करना होता है, बच्चों का स्कूल भी देखना होता है। कहते भैया पता नहीं कैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी और कैसे हम लोग जो है बड़े हो गए हैं, मैं नहीं जानती कि कैसे हम लोग अभी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। फिर हमने बहन से पूछा कि बहन भाई कोई नौकरी वगैरह करते हैं आप जैसे आपने बताया कि भाई शादी वगैरह का तो मेरा मूड नहीं है, तो क्या नौकरी वगैरह करते हैं? तो ये कहती है भैया कि मुझसे नौकरी ना होती ही नहीं है, क्योंकि लगभग 7-8 वर्ष पहले मैं बीमार पड़ी थी और तब से मैं रेगुलरली जो है बीमार रही हूँ। उसके साथ साथ ये बताती हैं कि इनके पिताजी को एक प्रकार का ऑब्सेशन है। कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी ने क्राइम बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि इंस्पेक्टर थे और जिस सिटी के अंदर, जिस स्टेट के अंदर ये इनके पिताजी इंस्पेक्टर रहे हैं, वो किसी ज़माने के अंदर इस देश का सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है, जहाँ पर क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री जो है, उस स्टेट के अंदर इनके जो पिताजी हैं इंस्पेक्टर थे। तो ये कहते हैं कि मेरे पिता ने ना गंदगी बहुत ज़्यादा देखी है, क्राइम अगेंस्ट विमेन बहुत ज़्यादा देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से है या कोई और भी कारण हो सकता है। कहती लेकिन मेरे पिताजी कभी भी हमारे को घर से बाहर नहीं निकलने देते, हमारे घर से बाहर निकलने की हमारे को आज़ादी नहीं है। कहती कि भैया आज तक भी अपना जो शहर है ना, हमारा अपना शहर जिसमें हम रहते हैं, वो भी हमने ठीक से देखा नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी बात है दोस्तों कि हमने बहन को कुछ रेकमेंड किया था कि आप थोड़ा जाएं, थोड़ा योग वगैरह सीखें, मेडिटेशन सीखें अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। और जिस स्थान पर उनको जाना था वह उनकी गली से केवल 2 गली दूर थी। अभी बहन का जब काउंसलिंग हुआ था और फिर जब बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, इस टाइम के बीच में लगभग 20 से 25 दिनों का फ़र्क था। और यह चीज़ हमने इसलिए की थी क्योंकि बहन ना बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थी, एनर्जी के लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो हमारे को ये था कि भाई अगर थोड़ा ये चार्ज हो जाएंगे, थोड़ा ये जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर लेंगे, थोड़ा क्लीन कर लेंगे, तो पीएलआर जब किया जाएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जब पीएलआर वाले दिन बहन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि तो जा ही नहीं पाई। एक दिन इन्होंने जाने का प्रयास किया था, उस दिन इनके घर के अंदर हाहाकार मच गई थी कि ये लड़की कहाँ गई थी 1 घंटे के लिए। कह रही मैंने कितना भी उनको बताया कि भाई मैं ऐसे परेशान हूँ, तो मैं ये जो मेरा डिप्रेशन है उससे बाहर निकलने के लिए कोई एक्टिविटी मैंने ज्वाइन करी है, जो एक्टिविटी मुफ्त की है। तो कहते हैं उसके अंदर भी इतनी बातें सुनने को मिली, इतनी बातें सुनने को मिली, मेरे चरित्र के ऊपर पता नहीं कितनी सारी बातें घर के अंदर उठा दी गई। तो ये कहती हैं भैया मुझे इतना डरा दिया गया, मैं 1 दिन के बाद जा ही नहीं पाई, मैं इस घर के अंदर कैद हूँ, मैं क्या करूँ। दोस्तों ये बहन की ये वाली बात सुन करके थोड़ा हमारे को दुख हुआ। आगे के लिए ऑनलाइन यानी इंटरनेट मीन्स से किस प्रकार से वो योग सीख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, कैसे सेल्फ हील खुद को कर सकते हैं, कैसे अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। बाहरी जो परिस्थितियां हैं, माता पिता बदलेंगे नहीं बदलेंगे, कब बदलेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम जो यहाँ से पूरी खाली हो गई हैं, जो पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, जो डाउन हो गई हैं, उसके लिए तो बहन को कुछ मदद की जा सके, है ना। तो उसके लिए बहन को फिर हमने कुछ ऑनलाइन माध्यम से कोर्स वगैरह ये सब हमने रेकमेंड किया। तो बहन ने वादा किया है कि भैया मैं इस बार करूँगी। बहुत दुखी थी वो कि भैया देखो इतनी छोटी सी चीज़, मैं मतलब एक प्रकार से मंदिर जा रही हूँ, मंदिर तक नहीं जाने देते मेरे को, पता नहीं क्यों। और कहती है मेरी एक बहन है, उस बहन से ज़्यादा पता नहीं क्यों मेरे पिताजी मुझे बहुत ज़्यादा रोकते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं बिल्कुल भी घर से बाहर निकलूं या दुनिया में किसी से भी इंटरेक्ट करूं। तो पता नहीं मेरा पाप है, किस वजह से इनको इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है। इनको लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मैं बिगड़ जाऊंगी या किसी गलत चीज़ के अंदर पड़ जाऊंगी। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पागलपन है मेरे पिताजी के ऊपर सवार। कहते पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मेरे पिताजी का बहुत नाम है, इनकी बहुत प्रतिष्ठा है। मेरे पिताजी इतने ईमानदार थे और इतने कर्मठ पुलिस वाले थे और इतने सारे उन्होंने केसेस सॉल्व किए हैं कि आज भी उनके रिटायर होने के बाद उनके डिपार्टमेंट के लोग फाइलें लेकर के आते हैं, पिताजी से रिकमेंडेशन लेते हैं कि साहब इसके अंदर कैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो कहते हैं पिताजी बहुत सारे पुलिस वालों को गाइड करते रहते हैं आज भी। तो कहती हैं कि भाई ये सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन किस काम का
जब अपने बच्चों की क्या ज़रूरत है उसको नहीं समझ पाए या हमारे को जीने नहीं दे पा रहे। थोड़ा एक दोस्तों यहाँ पे हमारे को ये भी लगा कि जैसे पुलिस वालों का काम क्या होता है दोस्तों, वो ना क्राइम की दुनिया के अंदर रहते हैं। तो क्राइम की दुनिया के अंदर इंसान रहेगा, कितना भी इंसान समझदार क्यों ना हो, वो ना हमारे जिस एनर्जी के बीच में रहते हैं वो एनर्जी हमारे को इम्पैक्ट करती है। तो एक हमारा मन ये कहे कि भाई वो अपने बच्चों को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हैं, है ना, वो नहीं चाहते जो बाहर और बच्चियों के साथ हो रहा है या छोटे बच्चों के साथ हो रहा है उसका इतना सा भी जो पोर्शन है मेरी बच्चियां जो एक्सपीरियंस करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की वजह से जो बच्चे हैं, जो पंछी हैं, वो अपने पंख ही नहीं फैला पा रहे हैं, दुनिया देख ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों को प्रोटेक्ट करना भी आवश्यक है, लेकिन कैद करके उनके जीवन को, मतलब उनको ऐसे बंद कर देना, ये भी तो ठीक नहीं है। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है कि आप उनको एक्सपोजर भी दो और उनको प्रोटेक्ट भी करो। कोई भी एक चीज़ अगर हावी हो जाए, बिल्कुल खुला छोड़ दो जो मर्जी करो, वो भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल कैद कर लो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन शायद इनके पिताजी ने इतना सब कुछ देखा है दुनिया के अंदर अपनी जॉब के चलते, और इतना ज़्यादा क्राइम और इतनी ज़्यादा फाइल्स और इतने सारे केसेस वो जो सॉल्व करते हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर ये ऑब्सेशन सा आ गया है। बहरहाल देखिए, इस बात का कुछ इनके पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन था, वो तो जब अभी पास्ट लाइफ का बताएंगे तो आप लोगों के सामने हम बात प्रस्तुत करेंगे। तो ये बहन बताते हैं कि भैया इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। साथ में इन्होंने बताया कि लगभग 7-8 वर्ष से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, और कहीं से इनको ये बात पता चली है कि इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है, जिसकी वजह से ये इस एक्यूट डिप्रेशन के अंदर रहती हैं, परेशान रहती हैं, अकेली पड़ी रहती हैं। हमने तो बहन को ये कहा कि बहन, घर में जैसी परिस्थिति आपको कैद करने वाली, तो उस परिस्थिति के अंदर किसी को ब्लैक मैजिक कराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेगेटिव वाइब्स है आपके घर की, अपने आप में ये एक ब्लैक मैजिक है, अपने आप में एक ब्लैक एनर्जी है। कोई भी ऐसे माहौल के अंदर रहेगा तो वो डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो बहरहाल, तो बहन जो है अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से जानना चाहती थी कि इनके माता पिता के साथ इनके पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। ये जो ब्लैक मैजिक वाली कहानी है, किसने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया, क्यों कराया है, थोड़ा बहुत इसकी भी जानकारी ये बहन निकालना चाहती थी। उसके साथ साथ ये बहन कहती हैं कि भैया चलिए, एक तो माता पिता को मैं देखती हूँ, लेकिन अभी ना बिल्कुल मेरा जैसे शादी से मन सा उठ गया है, मैं शादी नहीं करना चाहती, और मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं अकेली रहूँ। एक वो अकेलापन मुझे खींचता है कि मुझे अकेला रहना है, मुझे इनमें से किसी से भी कोई भी वास्ता नहीं रखना है। तो ये सारी भावना मेरे अंदर क्यों है दोस्तों? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये बहन प्राप्त कर पाई थी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि बहन ने अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर क्या देखा, खुद को किस रूप में देखा, और कौन से कैरेक्टर्स इनके सामने आए। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर ये खुद को खुले आसमान के नीचे ऐसा देखती हैं कि जैसे ये किसी पेड़ की छांव में खड़ी हुई हैं, और उस पेड़ की छांव के थ्रू जो है, पेड़ की जो डालियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं, उसके थ्रू ये आसमान को देख रही होती हैं। नीचे की तरफ ध्यान लेकर के जाती हैं तो इनको कच्ची ज़मीन नज़र आती है, जिसके ऊपर पेबल्स पड़े हुए हैं। वो गोल गोल वाले पत्थर नहीं होते, वैसे पत्थर से इनको नज़र आ रहे होते हैं, और पेड़ की जो जड़ें हैं थोड़ी ज़मीन से बाहर आती हुई नज़र आ रही होती हैं। पैरों पर ध्यान लेकर के जाती हैं तो नंगे पैर होते हैं, जो कि ये बताती है कि हरे रंग की और पीले रंग की घास मिक्स है, जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ, और मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये घासें मेरे पैर के अंदर चुभ सी रही हैं। वो घास थोड़ी कैड़ी हो जाती है जब थोड़ी सूखती है, तो कहते हो मेरे पैरों में चुभ रही है, मुझे चुभन सी महसूस हो रही है। धीरे धीरे जब ये ध्यान ऊपर लेकर के जाती हैं, अपने शरीर को आइडेंटिफाई करती हैं, कपड़ों को आइडेंटिफाई करती हैं, तो ये कहती हैं कि मैंने पिंक और रेड कलर का घाघरा चोली पहना हुआ है, पिंक रेड मिक्स उसके अंदर कॉम्बिनेशन सा है। खुद को ये एक 30 से 35 वर्ष की आयु की महिला के रूप में देख रही होती हैं। हाथ में देखती हैं तो कहती हैं कि मैंने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं, और अपनी उंगलियों के अंदर इनको एक मेटल की रिंग फील होती है। मेटल की रिंग मतलब ये कुछ कहती है कोई काले रंग का कोई मेटल है, उसकी मैंने रिंग पहनी हुई है अपने हाथ में, और लाल रंग की मैंने चूड़ियां अपने हाथ में पहनी हुई हैं। फिर जो पूरा स्थान है, ओवरऑल स्थान को ये महसूस करती हैं, कहती हैं कि मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ हैं,
मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ हैं जहां पर बड़े लाल रंग के जहां पर बड़े पेड़ लगे हुए हैं, और मैं यहां पर आकर के खड़ी हो गई हूं और पेड़ को जैसे ऐसे ना ऐसे करके मैं मार रही हूं, और पेड़ पे वहां पे खड़े होकर के मैं ऐसा सोच रही हूं कि मैंने अपना जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तो हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों सोच रही हो कि मर जाती? तो ये कहते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं। हम इनसे पूछते हैं कि अनपढ़ हो तो भाई क्या किसी गरीब परिवार से हो क्या? मतलब जैसे थोड़ा गरीब परिवार के बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते तो वो पढ़ नहीं पाते, क्या ऐसी कोई परिस्थिति है? तो कहती है मैं गरीब परिवार से नहीं हूं, मैं तो बहुत अमीर घर की हूं, हमारा बहुत बड़ा खानदान है, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं क्योंकि मैं किसी की बात नहीं मानती। ये कहती हैं अच्छा फिर अगला ये आगे दृश्य देखती हैं, कहती हैं कि मैं किसी की बात नहीं मानती हूं और यहां पे आकर के परेशान खड़ी हो गई हूं। अगले दृश्य के अंदर ये ऐसा देखती हैं कि रोते रोते दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाती हैं और घर को देखती हैं तो इनको एक मीडियम साइज का पक्का घर नजर आता है। घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो उनको वहां पर एक लगभग 55 वर्ष की आयु का पुरुष नजर आता है, जिसको ये बताती हैं कि ये मेरे पिताजी हैं। और जब अंदर घर की ये जा कर के बात करती हैं अपने पिताजी से, हम इनसे कहते हैं कि इनसे अपनी माँ के बारे में पूछो कि माँ कहाँ है। तो जैसे ही अपने पिता से माँ के बारे में बात करती हैं, इनके पिता कहते हैं ही सेज माँ तेरी वजह से मर गई, माँ तेरी वजह से मर गई, 10 से 15 साल हो गए तेरी माँ को मरे हुए, तू माँ के बारे में उससे पूछ रही है? तो ऐसा कुछ बोलती हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि अरे माँ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेरी वजह से मर गई? तो उनको काफ़ी देर तक हम ट्राई करते हैं, इनको बात समझ में नहीं आती, वो मैसेज ये कैच नहीं कर पा रही होती हैं। जो ये बाहर जाकर के रो रही थी और माँ के मरने का जो कारण था ये सब समहाउ कनेक्टेड था, लेकिन उस समय समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर फिर जो है इनसे हम कहते हैं कि भाई और पूछो कि परिवार में और लोग भी तो होंगे, चल माँ नहीं है तो बाकी लोग कहाँ हैं? तो पिताजी कहते हैं, जो इनको नजर आए, कहते कोई भाई बहन तेरे साथ नहीं रहेंगे, कोई भी तेरे भाई बहन तेरे साथ नहीं रहेंगे, तुझे कोई पसंद नहीं करता है। फिर यहां हम इनसे फर्दर पूछते हैं कि भाई कोई आपको क्यों पसंद नहीं करता है? तो एकदम झटके से बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूं। और बदतमीज क्यों हूं और कैसे हूं? तो ये कहती हैं कि मेरा अपनी जुबान के अंदर कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं किसी को कुछ भी कह देती हूं और उसके ऊपर से मुझे गालियां देने की बहुत ज़्यादा आदत है, और बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग सी सबके ऊपर चढ़ने वाला जो है मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है। तो क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, इसकी वजह से मेरे भाई बहन साथ में नहीं रहते हैं। ये जो घर है, इस घर को सब लोग एक एक करके छोड़ करके चले गए हैं। जब तक मेरी माँ जीवित थी तब तक ये लोग घर के अंदर रहते थे, लेकिन माँ की मृत्यु के बाद सब लोगों ने एक एक करके घर छोड़ दिया, सिर्फ पिताजी यहाँ रहते हैं। और पिताजी भी शायद इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई मैं घर छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँगा इस उम्र के अंदर, कहाँ खाऊंगा कमाऊंगा। तो अब इनसे अभी ये सारा दृश्य होता है, तो अभी के सीन के अंदर ना इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रही होती, और अभी ये खुद को 35 वर्ष की आयु के आसपास का देख रही थी। तो हम क्या करते हैं कि इनको बोलते हैं कि आप उस समय में जाओ जिस समय आपकी माताजी जीवित थी, यानी कि माताजी की मृत्यु होने वाली थी, उस दृश्य के अंदर जाओ। तो जैसे ही हम वो उनको उस दृश्य के अंदर भेजते हैं, स्नैप करते हैं, तो बहन अपना जो उस जीवन के अंदर 20 वर्ष की आयु वाला वर्जन था उसको देखने लग जाती हैं। और यहाँ पर इनको अपनी माँ एक खटिया के ऊपर बीमार नजर आती हैं। माँ इनकी तरफ देख रही हैं, माँ की आंखों के अंदर आंसू हैं, और माँ कहती है कि तू ये सब काम करना छोड़ क्यों नहीं देती? हम इनसे पूछते हैं कि कौन सा काम करना नहीं छोड़ देती है, कह रही हैं। तो हमारे को जवाब देने से पहले कहती हैं कि मैं अपनी माँ को कह रही हूं कि आपको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या करूं ना क्या ना करूं, ये मेरी मर्जी है, मेरा शरीर है, मेरा जिस्म है, जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है, ये अपनी मर्जी से करती हूँ। तो हम इनको काफ़ी वो करते हैं कि अपनी मर्जी से क्या करते हो आप? तो दोस्तों यहाँ भी इनको ठीक से समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ी देर में जो दृश्य इनके सामने आते हैं उसके अंदर ये बताती हैं कि मैं देह व्यापार के कार्य के अंदर हूँ, मैं एक प्रकार की प्रोस्टिट्यूट हूँ और मैं ना अपनी खुशी से काम करती हूँ।
क्योंकि पहले ही इन्होंने इसके अंदर ये बात एस्टैब्लिश हो गई थी कि इनका जो परिवार है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर के अंदर धन धान्य संपदा, जैसे हायर एक मिडिल क्लास फैमिली होती है पुराने ज़माने की, वैसी थी, सब कुछ था परिवार के अंदर। लेकिन जब से ये कहती हैं कि मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे इस चीज़ का पता चला है, तब से मैं ये काम करती हूँ। और वो आयु जो है ये बताती है कि 18 वर्ष की आयु से मैं काम कर रही हूँ। 18 वर्ष की आयु में जब इन बहन ने ये काम करना शुरू किया तो इनके घर के अंदर ये पता लग गया कि ऐसा ऐसा ये करने लग गई है और ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो माँ है वो बहुत बड़ा सदमा उनको लग गया। वो बहुत ज़्यादा गम के अंदर चली गई, शॉक के अंदर चली गई थी। और अभी जो इनको प्रकरण अपने सामने नजर आ रहा था, जो दृश्य इनको नजर आ रहा था, उसके अंदर माँ को बीमार चलते हुए 2 वर्ष हो चुके थे। 2 वर्ष में माँ इतनी डाउन हो गई थी कि अब वो मरने वाली थी। तो यहाँ हमने बहन से कहा कि भाई क्यों करते हो? कहती बस ऐसे ही, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को मन करता है कि भाई मैं करूँ तो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर फिर एक और बात सामने आती है, कहती है कि मेरे घर वाले बोलते हैं मैं किसी की बात नहीं सुनती, तो मैं बहुत ही बदतमीज़ हूँ और सबको मैं उल्टे उल्टे जवाब देती हूँ। मेरा खानदान जो है, मेरा परिवार जो है, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। और जब माँ इनको कन्विंस कर रही होती है तो इसको अपनी माँ की मृत्यु हो रही है, उसका दुख तो है, लेकिन माँ की बातों का कोई भी असर अपने ऊपर होता हुआ फील नहीं हो रहा होता है। फिर ये दृश्य देखती हैं कि एक लड़का खड़ा है जो कि लगभग 16 वर्ष की आयु का है, घर के अंदर खड़ा है। कहती हैं कि मेरा भाई है और मेरे को जैसे मेरी माँ बोल रही है कि बच्चे सब काम क्यों करती हो, तो मेरा भाई खड़ा वहीं पर है, लेकिन दूसरी तरफ मुंह फेर करके खड़ा है। वो मेरी तरफ देख नहीं रहा है, वो मेरे को देखना पसंद नहीं करता है। मैं अपने भाई के पास गई हूँ, उसके कंधे पर मैंने हाथ रखा है तो उसने मेरा हाथ झटक दिया है और मुझे कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उसका जो एनर्जी है वो ये है कि मेरे से दूर रहा कर, वो मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो हमने कहा देखना पसंद नहीं करता तो यहाँ पे क्यों है? तो ये कहती हैं कि ये मेरा भाई है और भी मेरे यहाँ कुछ भाई बहन हैं, ये सब यहाँ पर सिर्फ माँ के लिए है, माँ को देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, मेरी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। और फिर आगे जो है ये ऐसा दृश्य देखते हैं कि जो इनकी माँ है उनकी मृत्यु हो जाती है और माता जी की मृत्यु होने के बाद एक एक करके इनके सारे भाई बहन जो हैं वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। जो बहनें हैं उनका ब्याह हो चुका था पहले ही, माँ की मृत्यु के समय पर वो आई हुई थी, लेकिन बहनें बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका जो ससुराल है वहाँ पर पता लगे कि इस लड़की के साथ वो किसी प्रकार के कनेक्शन के अंदर हैं। इनकी वो बहनें हैं तो बहुत वो दूर रहती हैं। जो भाई है वो इनको घर से बाहर निकालने की बजाय, क्योंकि उनको पता है कि इसको वो करूँगा तो मेरे सर बात आ जाएगी या मेरे सर हो जाएगी, बहुत कुछ कलेश होगा, तो भाई अपनी सारी जायदाद छोड़ करके चला गया है। और यहाँ पर जो है मैं और मेरे जो पिता है हम लोग अकेले रह गए हैं। बार बार ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इस दुनिया के अंदर अकेली हूँ। आगे का ये दृश्य ऐसा देखते हैं दोस्तों कि जो घर के अंदर इनके सारे परिवार के सदस्य थे वो सब तो चले गए, केवल पिताजी बचे हैं। लेकिन अभी इनके पूरा जो मोहल्ला है उसके अंदर इनका पूरा कुंबा, इनका पूरा कुटुंब वहीं रहता है। ये अपने घर के बाहर का एक दृश्य देखती हैं जिसके अंदर ये ऐसा देखती हैं कि कोई एक बड़ा भाई है इनका, शायद इनके किसी चाचा या ताया का लड़का है जो कि इनसे काफ़ी बड़ा है, 5-6 वर्ष आयु के अंदर बड़ा है। उसको ये खड़ा हुआ देखती हैं और अपने साथ ये एक कन्या को खड़ा हुआ देखती हैं जो कि बिल्कुल इनकी आयु की है और वो कन्या भी इन्हीं की प्रकार देह व्यापार के बिजनेस के कार्य के अंदर हैं। वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है वो कन्या। और ये दोनों खड़े होकर के इनके भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बताती हैं कि वो जो कन्या है जो मेरे साथ काम करती है, ये इसी प्रोस्टिट्यूशन वर्क के अंदर है, कहती वो जो मेरा ये कज़न ब्रदर है ना, मेरे ताए का लड़का है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो उसकी तरफ ऐसे मतलब देखती रहती है कि भाई काश ये मेरे साथ होता या क्या इसके साथ मैं अपना जीवन बिता पाती। और इनका जो वो ताए का लड़का है उसको जब ये देखती हैं कि इसकी फ्रेंड की तरफ देख रहा है, इनकी तरफ देख रहा है, तो ये कहती है कि उसकी आंखों में मुझे नफरत नजर आ रही है। ही हेट्स अस बोथ, दोनों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और मतलब उसको ये है कि भाई इन्होंने सारे हमारे ख़ानदान का जो नाम है बर्बाद कर दिया।
तो ये कहती हैं कि मैं उसे देख रही हूं तो मुझे उससे जुड़े हुए कई दृश्य नजर आ रहे हैं। वो जो ताए का लड़का है, इनके अपने जो सगे भाई हैं वो तो घर छोड़ करके चले गए हार मान करके, लेकिन जो ताए का लड़का है उसने बहुत प्रयास किया। ये कहती है समय समय पर वो आ जाता है मेरे साथ माथा मारने के लिए कि तू ये कर रही है, तू ठीक नहीं कर रही, हमारे पूरे खानदान का नाम खराब हो रहा है। तो मैं उसको कहती हूं कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कर, मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं, ठीक है, ये जा करके तू अपनी सगी बहनों पे दिखाइयो, मेरे पे वो करने की जरूरत नहीं है, मेरा तुम्हारे खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। तो कहती है मैं इस तरह की बातें उसको सुना रही हूं जिसकी वजह से वो मतलब मुझ पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, लेकिन उससे ये चीज़ जी नहीं जा रही है कि उसकी जो कज़न सिस्टर है वो इस प्रकार के कार्य के अंदर है। तो बार बार वो कहता है कि हमारे परिवार का नाम डूब रहा है, इंसल्ट हो रही है, कुछ पुश्तों से कुछ इनका नाम चलता आ रहा था, किसी चीज़ के अंदर विशेषता थी, तो सब चीज़ जो है वो मिट्टी में मिल गई है। अभी आगे चल करके ये दृश्य देखती हैं कि जो ये इनका कज़न ब्रदर है, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था तब तक तो वो इन दोनों से मत्था मारता रहता था, लेकिन उसका विवाह हो गया है और विवाह होने के बाद जो उसकी धर्मपत्नी आई है उसने उसको कंट्रोल कर लिया है। उसने उसको समझा दिया कि भाई तू इनसे बात मत किया कर, तेरे को ज़्यादा रिश्तेदारी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पे फिर वापस जो वो इनका थोड़ी बड़ी आयु का जो दृश्य है वो दिखाई इनको देने लगता है। 35 वर्ष की आयु का दृश्य इनको दिखाई देने लगता है। तो ये कहती हैं कि अब मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। अब वापस ये उस दृश्य के अंदर चली जाती हैं जिसमें शुरू में रोते हुए पिताजी के पास गई थी। तो ये कहती हैं कि अभी हम इनसे पूछते हैं कि भाई इतना कुछ हो गया तो आपको क्या माँ का दुख है, आपको क्या पछतावा है कि भाई ये सब कुछ हुआ? तो कहते नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं है मुझे, बस मेरे को ये कभी कभी माँ की याद आ जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी एक घर पे आई है तो इनको फीलिंग आती है कि अपने पिता से बात कर रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पिता है ना वो भी घर छोड़ करके चले जाए, मुझे इस घर के अंदर अकेले रहना है, मुझे इस घर के अंदर काम करना है, मैं अपने पिताजी की वजह से नहीं कर पाती। हम इनसे पूछते हैं कि आपके पिताजी कहाँ जा कर के रहेंगे? तो ये कहती ये सब मैं नहीं सोच रही, मुझे नहीं पता कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे भी करके जो है, जो पिता है अगर ये चला जाए या इसकी मृत्यु हो जाए तो ये जो घर है मुझे मिल जाएगा। मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे इन सब लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं है। ये थोड़ा सा और आगे का दृश्य देखती हैं। अभी पहले 35 वर्ष की आयु की थी, अभी ये 38 वर्ष की आयु का दृश्य देखती हैं। ये बताती हैं कि पिताजी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर अकेली हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि अकेली क्यों हो, एक तुम्हारी वो दोस्त थी ना, वो साथ में नहीं रहती? तो वो कहते हैं कि मेरी दोस्त थी लेकिन कोई उसको अपने साथ ले गया, है ना, किसी आदमी ने साथ ले गया। तो हमने कहा किसी ने विवाह कर लिया? तो कहती विवाह किया नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन किसी ने जैसे उसको खरीद लिया, कोई उसको अपने साथ ले गया है, वो उसके साथ रहती है, यहाँ नहीं रहती वो। और ये देखती हैं कि ये कुंवारी हैं और पूरा जीवन भर मतलब एक वो जो अकेलापन है उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ इनका इस प्रकार का नेचर था कि इन्होंने सबको जो है रेपेल कर दिया था अपनी लाइफ से, सबको अपने जीवन से निकाल दिया था। आगे चल करके देखती हैं कि इस जीवन के अंदर बुढ़ापे में हार्ट अटैक से जो है इनकी मृत्यु हो गई। ये पूरे जीवन का दृश्य जो है दोस्तों इन्होंने देखा था, जिसके बाद इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेजा गया और इनको आगे कुछ और इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर देने में जो स्पिरिचुअल गाइड है उन्होंने मदद करी। स्पिरिचुअल गाइड के बारे में बात करने से पहले दोस्तों कौन से कैरेक्टर्स कौन थे, क्या कनेक्शन था, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। दोस्तों इनके अपने परिवार के जो पिता हैं और जो इनका सगा भाई था, जो सगी माँ थी, उन सब लोगों को तो पूर्व जीवन के अंदर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन थे इनकी इस लाइफ से। हालांकि इस लाइफ से वो लोग भी कैरेक्टर्स जुड़े हुए होंगे क्योंकि पेन उनको बहुत ज़्यादा मिला था, लेकिन शायद कोई इस लाइफ में उतना प्रोमिनेंट रोल नहीं है जिसकी वजह से उनको इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। इन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने पूर्व जीवन के उस कज़न ब्रदर को जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जिसने इनकी 35 वर्ष की आयु तक इनको कन्विंस करने का प्रयास किया था कि तू ये सारे काम मत कर। 35 वर्ष की आयु या जितनी भी आयु तक कन्विंस करने का प्रयास किया था, जिसकी आंखों में नफरत थी इनको लेकर के और इनकी उस फ्रेंड को लेकर के। वो फ्रेंड जो कि उनको पसंद करती थी, वो जो कज़न ब्रदर है, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा।
जी हाँ, पिछले जन्म में उनको ये कहा करती थी ना कि मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कर। लेकिन वो आत्मा चाहती थी कि भाई ये हमारे घर का नाम, हमारा जो जो पूरा हमारा नाम है उसको डुबो रही है, इसको कंट्रोल किया जाए। वो आत्मा इस इच्छा के साथ शायद आगे चल कर के मरी होगी। उसको इस चीज़ का मलाल रहा होगा कि मैं इस लड़की को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारा जो सारा जो भी परिवार का नाम मान शान जो भी है, जो भी इज्जत है, वो पूरी चली गई। शायद इसी वजह से इस जीवन में वो इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग पिता के रूप में इनके जीवन के अंदर आए, जो कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने देता। इनके पिता को यही तो डर सताता रहता है कि मेरी बेटी जो है वो बिगड़ ना जाए, है ना, या कुछ ऐसे नेगेटिव जो बाहर समाज है उसका प्रभाव मेरी बेटी के ऊपर ना आ जाए। और इस चीज़ के चलते हुए अपने उस ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से जो बेटी है उसका नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो भी दुख इन्होंने उल्टे सुल्टे जवाब देकर के उस भाई को, उस कज़न को पहुंचाया होगा पूर्व जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं उसका भी जो प्रभाव है वो जो इनके पिता के रूप में आए, उन्होंने जो इनकी माँ के साथ जो झगड़े किए, शायद कहीं ना कहीं वो एनर्जी वापस इनके पास आ रही थी। अच्छा दोस्तों, इनकी जो एक वो दूसरी प्रोस्टिट्यूट वाली जो सहेली थी, मतलब जो देह व्यापार के कार्य के अंदर थी, उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की माँ के रूप में देखा। आपको याद होगा कि वो जो इनकी सहेली थी, उनको इनका ये कज़न बहुत ज़्यादा पसंद था। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि काश ये मेरा पार्टनर बन जाए। जिस चीज़ के चलते, उस आत्मा की संकल्प शक्ति के चलते इस जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे कि वो उसी आत्मा के साथ विवाह कर पाई। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी जो सामने वाली आत्मा थी, जो कि इनके कज़न थे पिछले जन्म में, इस जीवन के पिता, वो आत्मा उससे नफरत करती थी। तो एक आत्मा ने अपना संकल्प पूरा किया, उसको अपने पार्टनर के रूप में अपने जीवन के अंदर ले आई, लेकिन दूसरी आत्मा का क्योंकि नफरत थी, तो वो इस जीवन के अंदर भी दोनों का ऐसा पार्ट चलता रहा। वो इनको नफरत देती रही, तो फिर माँ इनको वो जो नफरत है वो वापस करती रही। और कहीं ना कहीं से थोड़ी सी एक डाउन ट्रोडन अप्रोच इनकी माता जी की भी सामने आई कि उनके पिताजी से वो इस बात पे झगड़ा करती थी कि वो रिश्वत नहीं लेते हैं, है ना। तो थोड़ा एक वो है कि भाई कुछ ऐसी जो है उनकी सोच सामने आ रही थी, जो कि थोड़ा ठीक नहीं है जिन लाइंस पे, भाई किसी भी चीज़ को जो खुल करके ना बोले इंसान। तो ऐसी भी आई साथ में। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं को ही इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में रिकग्नाइज किया था, इनके पिता और इनकी माता जी को, और उसी से जुड़ा हुआ सबसे ज़्यादा जो पेन था इनका, वो एग्जिस्ट करता था। फिर ये आइडेंटिफिकेशन के बाद जब ये अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास गए, तो इन्होंने ब्लैक मैजिक के बारे में पूछा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको दृश्य दिखाया कि जो इनकी सगी भाभी हैं, इनके इस जीवन में इनका एक भाई भी है जो कि विवाहित है और अपनी विवाहिता के साथ वो अलग घर के अंदर रहता है। तो ये कहती हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे ऊपर कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि परिवार में तुम्हारा भाई था जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और तुम्हारी भाभी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जेलस थी। तो ये पूछती हैं कि क्या मेरा भाभी से भी कोई हिसाब किताब था? तो इनके स्पिरिट गाइड कहते हैं कि ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है उसके साथ, थोड़ा बहुत ही कुछ था। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक, जिस तांत्रिक का इस्तेमाल करके उन्होंने तुम्हारे ऊपर करवाया है, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू तुम्हारे ऊपर आना ही था। तुम्हारा कोई पुराना हिसाब किताब उस तांत्रिक से है। तुम्हारी भाभी तो केवल जरिया बनी है इसका। भाभी का छोटा मोटा ही कुछ है, और मेन भाभी की इस जीवन की जेलसी थी, जिसकी वजह से अभी उसका और हिसाब बन गया है। लेकिन मेन तुम्हारा उस तांत्रिक के साथ था जिसके थ्रू करवाया है, और वो नहीं भी कराती तो कैसे ना कैसे ये ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर होना ही था। आगे इनसे जब पूछा जाता है स्पिरिचुअल गाइड से कि क्या पिताजी को बताया जाए तो वो सहयोग करेंगे कि भाई ये ब्लैक मैजिक और ये सब हो गया मेरे ऊपर, तो पिताजी क्या मदद करेंगे, जाने देंगे, मेडिटेशन सीखने देंगे, साधना सीखने देंगे? तो इनको स्पिरिट गाइड ने बोला कि तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हारे पिता इस जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का सहयोग तुम्हें नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए तुम्हें ही हिम्मत करनी होगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम एक कदम उठाओगे तो आगे 100 कदमों की मदद तुम्हारे को यहाँ से मिलेगी, लेकिन वो कदम तो तुम्हारे को ही उठाना पड़ेगा, और पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, ये जो बहन हैं, इन्होंने अपने जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे विदा ली, और फिर वापस जो है चेतना इनकी जो है वापस आ गई और जागृत हो गई। और
इसी के साथ जो है बहन का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन है वो भी संपन्न हो गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो पीएलआर की जानकारी हमने आप सभी के साथ साझा की है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, जो किस्सा हमने शेयर किया वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को ये बताएं कि ये जो कहानी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की, ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।